दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक से काफी चर्चा में आया, जिसका नाम है पीक टीवी। ये चर्चा में आया या फिर चर्चा में लाया गया, ये भी देखने वाली बात है। इस प्लेटफॉर्म को एक्स एनडीटीवी रिपोर्टर्स प्रियांशी शर्मा और वेदांता अग्रवाल चलाते हैं। अपने आप को ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म फॉर द डिजिटल एज और नो बायसेस, नो नॉइज, नो हेट बताने वाले ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म का दावा करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीक टीवी वाकई उतना ही न्यूट्रल और अनबायस्ड है जितना वो खुद को बताता है? क्योंकि अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल काम आना जरूरी है। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्लेटफॉर्म की रिपोर्टिंग और कवरेज कोई साधारण कवरेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि प्रोटेस्ट एक इवेंट है और सीजेपी उसका मीडिया पार्टनर। पीक टीवी इस प्रोटेस्ट में जर्नलिज्म नहीं रहा था, वो बस एक पर्टिकुलर नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रहा था। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या पीक टीवी पर्टिकुलरली सीजेपी प्रोटेस्ट का पीआर कर रहा था? और सिर्फ इतना ही नहीं, पीक टीवी के इन दोनों को फाउंडर्स के करियर भी अंडर स्कैनर आए। प्लेटफॉर्म के को फाउंडर वेदांता अग्रवाल का करियर काफी तेजी से आगे बढ़ा। एनडीटीवी में एंकर और कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके वेदांता ने इलेक्शन से लेकर कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स कवर किए और खुद को स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर के जर्नलिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया। और वहीं प्रियांशी शर्मा ने अपने जर्नलिज्म करियर में एनडीटीवी, द वायर और द स्क्रॉल जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। एनडीटीवी में सिर्फ 2 सालों के अंदर ही वो चैनल के सबसे यंग प्रिंसिपल एंकर्स में शामिल हो गई और लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और द न्यूज एट 8 PM जैसे फ्लैगशिप शोज होस्ट किए। बाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने जर्नलिज्म जारी रखा और द वायर और द स्क्रॉल के साथ मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा पर भ्रम फैलाना, संभल मॉस्क सर्वे पर केओस, हर मुद्दे पर फेक न्यूज का कारोबार जारी रखा। इसी सीरीज में प्रियांशी ने अपने फॉर्मर एनडीटीवी कलीग वेदांत अग्रवाल के साथ मिलकर पीक टीवी की शुरुआत की। दोस्तों, पीक टीवी अपने आप को रियल इंडिया की आवाज बताता है और सोशल मीडिया चेंज का कैटलिस्ट होने का दावा करता है। लेकिन किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी उसके स्लोगन्स या ब्रांडिंग से नहीं, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग्स के स्टैंडर्ड्स, कंसिस्टेंसी और एडिटोरियल बैलेंस से तय होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम पीक टीवी, उसके फाउंडर्स और उसकी रिपोर्टिंग के कुछ पहलुओं को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, रिसर्चर विजय पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर पीक टीवी की को फाउंडर प्रियांशी शर्मा को टैग करते हुए पूछा, हाउ मच फंडिंग डज योर पीक टीवी रिसीव फ्रॉम द IPSMF? आपकी जानकारी के लिए IPSMF एक एलिज्ड इंडिपेंडेंट एंड एलिज्ड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन है और उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो उसमें आपको पीक टीवी का लोगो फाउंडेशन की ग्रांटीज की लिस्ट में दिख रहा है। बट व्हाई दिस इज प्रॉब्लमैटिक? बिकॉज IPSMF जो एक बेंगलुरु बेस्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसने पिछले कुछ सालों में बस द वायर, द न्यूज मिनट, ऑल्ट न्यूज, इंडिया स्पेंड जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही फंडिंग दिया है। IPSMF पर बस यही प्लेटफॉर्म्स पब्लिक स्पिरिटेड लगते हैं और जब ये मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बताता है तो उसके फंडिंग सोर्सेस और फाइनेंशियल बैकिंग पर भी पब्लिक डिस्कशन होना स्वाभाविक है। अब आप प्रियांशी शर्मा का ये ट्वीट देखिए, वो काफी खुश नजर आती हैं कि उनके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को द न्यूयॉर्क टाइम्स में मेंशन मिला है। लेकिन ट्वीट में एक महत्वपूर्ण बात छुपा दी गई। आर्टिकल किसने लिखा है? ये रिपोर्ट मुजीब मशल ने लिखी है, जो पहले अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन के मेंशन को क्रेडिबिलिटी के प्रूफ के रूप में पेश किया जाता है, तो उस रिपोर्ट के लेखक और उसके बैकग्राउंड को भी सामने रखना चाहिए, खासकर तब जब द न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा दोनों पर भारत से जुड़ी रिपोर्टिंग को लेकर बायस्ड और एंटी इंडिया नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करने के आरोप लगते रहे हैं। वैसे जब सीजेपी प्रोटेस्ट अपने चरम पर था, तब पीक टीवी और उसके फाउंडर्स को काफी तारीफ मिली और मिलनी भी थी, क्योंकि उनकी कवरेज लगातार इसी मूवमेंट के इर्द गिर्द केंद्रित थी। खुद को रियल और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का चेहरा बताने वाले ये जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट को एक्सटेंसिव कवरेज देते रहे, प्रोटेस्ट लीडर्स और स्पोक्स पर्सन्स को प्लेटफॉर्म देते रहे और लगातार इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए उनकी आवाज को एम्पलीफाई करते रहे। दोस्तों, अब जरा ये वीडियो ध्यान से सुनिए कि वेदांता अग्रवाल पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं। नॉट दैट द यूपीए गवर्नमेंट डिडंट ट्राई टू सेंसर न्यूज चैनल्स। हर गवर्नमेंट से प्रोप्राइटर्स को, ओनर्स को कॉल आते हैं कि क्या चला रहे हो, मतलब डांट भी पड़ती है, एक्सेस कट किया जाता है, इंटरव्यूज ड्रॉप कर दिए जाते हैं। तो कॉल, अब प्रोप्राइटर्स पहले स्ट्रांग थे,
your Prannoy Roys and your Raghav Bahels and your Rajdeep Sardesais and your Karan Thapars who were leaders of the newsroom, वो strong थे कि वो अपने level पर government को tackle कर लेते थे. अब क्योंकि proprietors government के बिठाए हो गए हैं, तो अब वो एक ऐसा फ्लो बन गया है कि प्रोप्राइटर से एडिटर इन चीफ को कॉल आएगा, एडिटर इन चीफ विल कम आउट एंड टेल यू कि ये चीज बुलेटिन में लेनी है. ये पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार तो जो डेस्क पे बैठा है उसको पता है कि मुझे आके एडिटर इन चीफ बोलेगा अगर पीएम बोल रहा है तो खुद ही काट लेगा. वैसे सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुआ, इन दोनों को रेड माइक, के क्रिएट्स, बाकी अदर लेफ्ट लीनिंग मीडिया इनको पॉडकास्ट पर बुलाती है और हीरो बनाते हैं. खैर, वेदांता उनका दावा है कि अडानी टेकओवर के बाद एनडीटीवी में एडिटोरियल फ्रीडम खत्म हो गई, स्टोरीज ब्लॉक होने लगी और न्यूज रूम गवर्नमेंट फ्रेंडली हो गया. सुनने में ये कहानी काफी ड्रामेटिक लगता है, लेकिन वेदांता अग्रवाल और प्रियांशी शर्मा के इन दावों पर जवाब भी सामने आया. जब एडिटोरियल इंटरफेरेंस और अडानी ग्रुप के न्यूज रूम कंट्रोल के आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब अडानी ग्रुप के ग्रुप सीएफओ ने खुलकर इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया. आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट देखिए. उन्होंने लिखा, फॉल्सहुड्स एंड कंप्लीट हेलुसिनेशन. साथ ही ये भी कहा कि एनडीटीवी में इन्वेस्टमेंट से जुड़े सबसे सीनियर अधिकारी होने के नाते वो किसी भी इंडिपेंडेंट कमीशन के सामने अपने ईमेल रिकॉर्ड्स, अपने फोन रिकॉर्ड्स और ट्रैवल लॉग्स तक देने को तैयार हैं. उनका दावा था कि अगर किसी जांच में एक भी ऐसा मैसेज, ईमेल, एडिटोरियल मीटिंग में उनकी मौजूदगी या किसी जर्नलिस्ट को की गई कॉल मिल जाए जो एडिटोरियल इंटरफेरेंस को साबित करती हो, तो वो अपनी पर्सनल आफ्टर टैक्स इनकम में से 10 करोड़ रुपए तक दान कर देंगे. यानी एक तरफ फॉर्मर एनडीटीवी जर्नलिस्ट एडिटोरियल प्रेशर और न्यूज रूम कंट्रोल के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी मैनेजमेंट इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए खुली जांच की चुनौती दे रहा है. देख रहे हैं किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है. ये दोनों यही करके व्यूज ले रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं. और वैसे ये जो सो कॉल्ड एक्स एनडीटीवी जर्नलिस्ट आज ऐसा नैरेटिव पेश करते हैं जैसे 2014 से पहले न्यूज रूम पर किसी तरह का आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था ही नहीं. लेकिन क्या व्यूअर्स को राडिया टेप्स याद नहीं? क्या एनडीटीवी और कई दूसरे इंग्लिश न्यूज चैनल्स पर सालों तक पॉलिटिकल बायस, सिलेक्टिव आउटरीच और इकोसिस्टम जर्नलिज्म के आरोप नहीं लगते रहे? क्या यूपीए के दौरान मीडिया की न्यूट्रलिटी पर कभी सवाल नहीं उठे? अगर आज की कवरेज स्क्रूटनी के दायरे में आ सकती है, तो कल की कवरेज को भी उसी स्केल पर नापना होगा. कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया. एक महिला ने बकायदा उनका गाल चूम लिया और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ कुछ और ये वेदांता जिस ओवर ड्रामेटिक तरीके से कह रहे हैं कि G20 को ऐसे सेलिब्रेट किए जा रहा है जैसे इनका खुद का सेलिब्रेशन हो. मुझे ये जानना है, जब हमारे देश में कुछ अच्छा होगा तो वो भले मीडिया हो या कोई हो, सेलिब्रेट नहीं करेगा क्या? भारत पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मल्टीलेटरल फोरम की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा था. देश भर में मीटिंग्स हो रही थी, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे, दिल्ली ग्लोबल स्पॉटलाइट में था. कि कोई गवर्नमेंट इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ कार्निवल. G20 कॉन्क्लेव हो, छोटे छोटे B20 जो उसका G20 का एक पार्ट था, B20, उसको भी ऐसे बजट उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इट न्यूट्रली और इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपोर्टिंग इट, यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. आपके बड़े बड़े सेट्स लग रहे हैं. पहले तो एनडीटीवी के पास पैसे इतना कम हो गया था कि सेट वेट कुछ था नहीं, वो ग्रीन स्क्रीन पे, एक्चुअली एनडीटीवी की बुलेटिन ग्रीन स्क्रीन पे होती थी. अब बताओ, अगर भारत में G20 जैसे हिस्टोरिक इवेंट को भी नेशनल मीडिया कवर नहीं करेगी तो फिर क्या कवर करेगी? कवरेज और सेलिब्रेशन के बीच की लाइन पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी मेजर नेशनल इवेंट को हेडलाइन बनाना अपने आप में सेंसरशिप का सबूत नहीं बन जाता. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग आज मीडिया में बायस, नैरेटिव सेटिंग और एडिटोरियल इन्फ्लुएंस पर लेक्चर देते नजर आ रहे हैं. वो उसी न्यूज रूम कल्चर से निकले हैं जहां सालों तक रिपोर्टिंग और एडिटोरियल प्रायोरिटीज को लेकर सवाल उठते रहे. इसीलिए जब वेदांता अग्रवाल एनडीटीवी के आज के दौर पर सवाल उठाते हैं तो पुराने दौर को भी उसी नजर से देखना जरूरी हो जाता है. आप जरा 2014 से पहले के एनडीटीवी को भी याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आज एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और न्यूज रूम प्रेशर पर सवाल उठ रहे हैं तो पुराने दौर को भी उसी स्केल पर देखना होगा ना. इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया. उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती. घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है. सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है. क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण कि उत्तर प्रदेश से रेप की 3 और घटनाएं सामने आ गई.
बुलंदशहर, बलरामपुर और आजमगढ़ में घटनाएं हुई हैं। आजमगढ़ और बुलंदशहर में नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बलरामपुर में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी मौत हो गई। छात्रा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी जब उसका अपहरण किया गया और शाम को बेहोशी की हालत में घर पहुंची। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए मगर जान नहीं बच सकी। 2 आरोपी इस मामले भी गिरफ्तार। India get their due. They've been long, they haven't been able to reap profits. And now with contractual farming and retail rising, it seems contractual farming will get an altogether new perspective and a new meaning. Neha Jain finds out how. Contract farming will not only eliminate middlemen, it will also be a boost for the retailers' margins. This in turn can also ensure price stability and quality control of the produce. सबसे पहले बात राडिया टेप्स की। 2010 में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के लीक्ड फोन कन्वर्सेशंस ने मीडिया पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट लॉबिंग के रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े किए थे। इन टेप्स में एनडीटीवी की सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त की बातचीत भी सामने आई, जहां वो यूपीए सरकार के कोलिशन इक्वेशंस और कैबिनेट फॉर्मेशन से जुड़ी बातों में इंटरमीडिएटरी की तरह नजर आती हैं। बरखा दत्त ने इसे प्रोफेशनल सोर्सिंग बताया और बाद में जजमेंट एरर भी माना, लेकिन इस एपिसोड ने एनडीटीवी की न्यूट्रलिटी और पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिर आती है गुजरात 2002 राइट्स की कवरेज। एनडीटीवी की रिपोर्टिंग को लेकर सालों तक ये आरोप लगते रहे कि कवरेज का फोकस एक पर्टिकुलर नैरेटिव पर ज्यादा था, जबकि गोदारा ट्रेन बर्निंग और उसके बाद मारी गई हिंदू विक्टिम्स को उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिली। और इसी दौर में एनडीटीवी पर एंटी मोदी इमेज का टैग भी मजबूत हुआ था। यूपीए के दौरान 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोलगेट जैसे स्कैम्स पर एनडीटीवी ने रिपोर्टिंग जरूर की, लेकिन ये भी एक सच है कि चैनल की एडिटोरियल प्रायोरिटीज और इंटेंसिटी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। कई लोगों का मानना था कि कांग्रेस सरकार के प्रति स्क्रूटनी का स्टैंडर्ड और बीजेपी के प्रति स्क्रूटनी का स्टैंडर्ड अलग अलग नजर आता था। इसी दौर में रॉबर्ट वाड्रा और कुछ अन्य पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टोरीज को लेकर भी न्यूज रूम डिसीजंस पर प्रश्न खड़े हुए। यही वजह है कि जब आज वेदांता अग्रवाल एनडीटीवी के पोस्ट अडानी फेज को एडिटोरियल इंटरफेरेंस का उदाहरण बताते हैं, तो ये भी याद रखना चाहिए कि प्री 2014 एनडीटीवी को भी कभी इम्पार्शियल जर्नलिज्म का अनडिस्प्यूटेड बेंचमार्क नहीं माना गया था। एक्सेस जर्नलिज्म, पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी, सिलेक्टिव आउटरीच और नैरेटिव ड्रिवन कवरेज के आरोप उस दौर में भी लगते रहे। दोस्तों, आखिर में सवाल सिर्फ पीक टीवी का नहीं, बल्कि उस जर्नलिज्म मॉडल का है जिसे आज इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड और पीपल पावर्ड कहकर बेचा जा रहा है। पीक टीवी अपने आप को हर पक्ष को कवर करने वाला न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बताता है, लेकिन उसकी कवरेज प्रायोरिटीज, प्रोटेस्ट फोकस्ड रिपोर्टिंग और जिस डिजिटल इकोसिस्टम से उसे सबसे ज्यादा वैलिडेशन मिलती है, उसे उसके एडिटोरियल झुकाव पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। न्यूट्रलिटी का दावा करना अलग बात है और हर मुद्दे पर एक ही स्टैंडर्ड लागू करना अलग। और वेदांता अग्रवाल और उनके साथी बार बार मीडिया फ्रीडम और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जर्नलिज्म की असली परिभाषा पर अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास हो। जो कवरेज उनके नैरेटिव से मेल खाए वो रियल जर्नलिज्म, और जो ना खाए वो कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिज्म। समस्या यहीं से शुरू होती है। आज यूट्यूब और डिजिटल मीडिया पर सरकार विरोधी कवरेज करने वालों की कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों वीडियोस, पॉडकास्ट और स्ट्रीम्स में सरकार की आलोचना होती है और उनके क्रिएटर्स अपना काम जारी रखते हैं। इसीलिए हर असहमति को मीडिया सेंसरशिप का सबूत मान लेना भी ठीक नहीं होगा। उसी तरह हर क्रिटिसिज्म को प्रोपेगेंडा कह देना भी गलत होगा। देखिए, हमारा पॉइंट सीधा सा है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वही स्टैंडर्ड्स आप पर भी लागू होने चाहिए। फंडिंग सोर्सेज, एडिटोरियल प्रायोरिटीज और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर सवाल दूसरों से पूछने से पहले खुद भी उनका जवाब देना पड़ता है। जर्नलिज्म किसी एक आइडियोलॉजी, एक न्यूज रूम या एक जनरेशन की जागीर नहीं है, और जो मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को सच्चाई का आखिरी ठेकेदार समझने लगता है, उसकी भी उतनी ही स्क्रूटनी होनी चाहिए जितनी वो दूसरों की करता है। अब दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।